हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। साइंस की आज की क्लास में हम साइंस का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है आपका उत्प्लावन बल, आर्कनीज का सिद्धांत, और इसी में हम प्लवन के नियम भी पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले की क्लास में हमने जल पंप, साइकिल पंप की क्रियाविधि पढ़ ली थी। ये आपका सेकेंड चैप्टर चल रहा है जिसका आज आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला टॉपिक क्या है आपका? द्रव में दाब। दाब को तो हम समझ गए थे कि दाब क्या होता है कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। तो दाब का सूत्र क्या बना था? क्षेत्रफल बटे बल इज इक्वल टू दाब। और दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। वायुमंडलीय दाब को भी समझ लिया, जो वायु के द्वारा जो बल लगता है वो हो जाता है उसमें। द्रव में दाब में क्या है कि द्रव के द्वारा जो बल लगाया जा रहा होगा वो द्रव का दाब कहलाएगा। तो इसको समझते हैं कि ये है क्या कि द्रव के अणु के द्वारा बर्तन की दीवार अथवा उसकी तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं। द्रव का दाब यानी कि ये भी क्या है? वैसा ही है, सेम। अब होगा क्या, जैसे मान लीजिए एक बीकर हमने ले लिया, इस बीकर में हमने पानी या कोई भी द्रव पदार्थ भर दिया। तो इस द्रव पदार्थ के जो भी अणु होंगे, ये अणु क्या करेंगे? इस बीकर की सतह पर, इसकी तली पर कुछ ना कुछ बल, दबाव या डाल रहे होंगे। वही दबाव या बल क्या कहलाएगा? आपका दाब कहलाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल एच रो जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे मैं आपको 2-3 न्यूमेरिकल भी कराऊंगी, बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल है। तो इस सूत्र को याद रखिए, P इक्वल एच रो जी, जहाँ पर क्या है? P है आपका दाब, H होता है गहराई, रो होती है आपकी द्रव का घनत्व, जो भी पदार्थ भरा हुआ है लिक्विड पदार्थ उसका घनत्व हो जाएगा, और G होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण। इसका मात्रक, चूंकि ये भी क्या है? आपका दाब ही है, तो ये भी दाब का मात्रक हम सभी जानते हैं क्या होता है? पास्कल। तो इसका दाब, इसका मात्रक भी क्या रहेगा? आपका पास्कल रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द्रव दाब निर्भर करता है किन किन चीज़ों पर? द्रव का दाब निर्भर करेगा केवल घनत्व पर, केवल गहराई पर, केवल गुरुत्वीय त्वरण पर, या फिर तीनों पर। तो देखिए, अभी सूत्र आपने पढ़ा है P इक्वल एच रो जी। यहाँ पर H क्या है? गहराई, रो क्या है? घनत्व, और G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। तो दाब में ये तीनों चीज़ें आ रही हैं, तो दाब किस पर डिपेंड करेगा? द्रव का दाब इन तीनों पर ही डिपेंड करेगा। यानी कि घनत्व पर भी निर्भर करता है, गहराई पर भी निर्भर करता है, और गुरुत्वीय त्वरण पर भी निर्भर करता है। इन तीनों पर ही करता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तीनों पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द्रव दाब के नियम की। जो द्रव के अणु जो दाब डालेंगे उसका नियम क्या है? तो पहला नियम है आपका कि स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब कैसा रहता है? समान रहता है। ठीक है, कोई भी क्षैतिज तल होगा जिसमें द्रव भरा हुआ होगा, स्थिर द्रव, तो उस द्रव के जो अणु होंगे सभी बिंदु पर समान दाब डालेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्थिर द्रव में किसी भी बिंदु पर, यानी किसी भी गहराई पर जाएंगे हम, तो द्रव का जो दाब है उस बिंदु पर, द्रव के दाब की जो दिशा होगी, प्रत्येक दिशा में दाब कैसा पड़ेगा? समान पड़ेगा। जैसे इस बीकर में यहाँ पर हमने एक कोई बिंदु ले लिया, तो इस बिंदु पर प्रत्येक दिशा से समान दबाव या समान दाब पड़ेगा। ठीक है, तो किसी भी बिंदु पर या किसी भी गहराई पर द्रव का दाब प्रत्येक दिशा में कैसा होता है? बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई पर निर्भर करता है। और ये बात तो भी आपको बता ही दी है कि द्रव का जो दाब है वो किस पर डिपेंड करता है? गहराई पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? किसी भी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर भी निर्भर करता है। ये पॉइंट भी आपको भी समझा दिया है। तो द्रव दाब के 4 नियम हैं। पहला क्या है कि एक क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान दाब लगता है, यानी कि दाब क्या है? समान होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि स्थिर द्रव में किसी भी बिंदु पर, किसी भी गहराई पर चले जाएं तो उस बिंदु पर क्या है? जो द्रव का दाब है प्रत्येक दिशा में बराबर रहेगा। नेक्स्ट क्या है आपका? द्रव के भीतर किसी भी बिंदु पर किसी भी गहराई जो दाब होगा वो क्या होगा? उसकी गहराई पर निर्भर करेगा। और फोर्थ पॉइंट क्या है? किसी भी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर भी निर्भर करता है। तो ये 4 नियम हैं, इनको ध्यान रखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं अब। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? 50 मीटर गहरे समुद्र की तली पर दाब क्या होगा?
और आपको साथ साथ क्या दिया है, घनत्व दिया गया है द्रव का और गुरुत्वीय त्वरण भी दिया गया है। तो अभी भी सूत्र पढ़ के आए हैं। क्या सूत्र होता है, P = H ρg। सभी के मान दिए गए हैं और इस क्वेश्चन में आपको मोस्टली घनत्व और उसका ये कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो H का मान क्या दिया है यहाँ पर, 50 मीटर की गहराई है। रो घनत्व कितना है, 1.01 × 10⁻³ तो यहीं पर लिख देते हैं 1.01 × 10⁻³ नेक्स्ट क्या है, जी का मान कितना है, 10। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 50 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो 5 1 ज़ा 5, 0, 5 1 ज़ा 5 और 50 का ये 0। अब दशमलव देख पा रहे हैं कहाँ लगा है, 2 अंक बाद लगा हुआ है यहाँ पर, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। 10 की घात 3 और 10 की घात 1 गुणा में है। ये आपको घातांक का नियम पढ़ाए हुए हैं अभी कि जब आधार समान हो और गुणा में लिखा हुआ हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर 10 की घात कितना आ जाएगा, 4। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं 50.5 × 10 की घात 4 पास्कल। चूँकि दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। तो यहाँ दाब का मात्रक लिख दीजिए, मात्रक लिखना मत भूलना। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, 60 मीटर गहरे समुद्र की तली पर दाब क्या होगा। तो कितना मीटर गहरा समुद्र है, 60 मीटर गहरा समुद्र है। घनत्व दिया ही है, गुरुत्वीय त्वरण दिया ही है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा और मेरे आंसर के साथ मैच करिएगा। सूत्र क्या बनेगा इसका, वही सेम सूत्र, P = H ρg। P का P रहेगा, H कितना है 60, रो कितना दिया है आपका 1.01 × 10⁻³ और 6 G का मान कितना दिया है 10। गुणा कर दीजिए यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 6 1 ज़ा 6, 0, 6 1 ज़ा 6, 0। यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है तो दशमलव कहाँ यहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 पावर मल्टीप्लाई में दिए हैं, ऐड हो जाएंगे 10⁻⁴ हो जाएगा। और इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 60.6 × 10⁻⁴। ठीक है, यहाँ पर ये डेसिमल लगा हुआ है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर हमने डेसिमल लगा दिया है। और यहाँ पर मात्रक लिखना नहीं भूलना है, तो मात्रक यहाँ पर लिख दीजिए पास्कल। ठीक है, उम्मीद करती हूँ न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी था, आपको समझ में आया होगा न्यूमेरिकल। नेक्स्ट आते हैं घनत्व पर। घनत्व पहले आपने सुना भी होगा, घनत्व की डेफिनेशन पढ़ी भी होगी, लेकिन यहाँ पर घनत्व का जिक्र हुआ है तो इसलिए मैं घनत्व के बारे में बता देती हूँ। घनत्व क्या होता है, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को ही क्या बोलते हैं, उस पदार्थ का घनत्व बोला जाता है। क्या है, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को ही उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। तो घनत्व का सूत्र यहाँ से क्या बनेगा, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, आयतन हमने 1 लिखा तो ये द्रव्यमान और घनत्व कैसे हो जाएंगे, बराबर। वहीं से हमने परिभाषा बना दी कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित उस द्रव्यमान को ही उस पदार्थ का घनत्व कहा जाता है। अगर मात्रक की बात करें तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, बटे आयतन का मात्रक कितना होता है, मीटर क्यूब। तो घनत्व का मात्रक क्या बन जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, घनत्व का मात्रक क्या है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और अगर इसको दूसरे रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर मीटर की घात कितनी हो जाएगी, -3। कैसे होगी, ये अभी आपको घातांक के नियम में बताया था कि जैसे हमने यहाँ पर लिखा है 1/10⁻3। ठीक है, या 10 की घात 2 कुछ भी ले सकते हैं, 1/10⁻3 लिया। इस 10 की घात 3 को जैसे ही हम ऊपर भेजेंगे तो ये क्या होगी, माइनस में हो जाती है। सेम वही यहाँ पर मीटर के साथ क्या, मीटर को जैसे ही किलोग्राम के पास ऊपर भेजा तो ये घात कैसी हो गई, ऋणात्मक हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला नोट पॉइंट क्या है आपका कि क्या कारण है गुब्बारे में हीलियम गैस भरने पर गुब्बारा उठने लगता है, ऊपर की तरफ उठने लगता है। तो घनत्व को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमने एक बीकर मतलब समान आयतन के दो बीकर ले लिए या 2 बॉक्स ले लिए। इस बॉक्स में हमने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर हमने 6 काजू या बादाम डाल दिए, इधर हमने डाले 12 काजू या बादाम। तो अब आप देख पाएंगे कि द्रव्यमान किधर ज़्यादा है, 12 की साइड या 20 की, इधर हम 20 ले लें तो 12 या 20 की तरफ क्या है, द्रव्यमान ज़्यादा है। तो घनत्व किधर ज़्यादा होगा, इधर ज़्यादा होगा या इधर। तो जिधर 12 व 20 है उधर ही घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों आयतन समानता। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अगर आयतन हमने समान ले लिया तो द्रव्यमान क्या कहते हैं, घनत्व किस पर डिपेंड कर जाएगा, फिर द्रव्यमान पर। द्रव्यमान जिधर ज़्यादा घनत्व उधर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है,
अब देखते हैं यहाँ पर क्या कारण है। गुब्बारे में हीलियम गैस भरने पर गुब्बारा ऊपर उठता है। तो गुब्बारे में जब हम हीलियम गैस भरते हैं तो हीलियम गैस का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, वायु के घनत्व से कम होता है, हल्की होती है, इसीलिए क्या है, गुब्बारा ऊपर की तरफ उठने लगता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्प्लावन बल किसे कहते हैं? उत्प्लावन बल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। उत्प्लावन बल क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। आर्किमिडीज का सिद्धांत भी आपको यहीं से मिलेगा आगे। ठीक, तो उत्प्लावन बल क्या है कि जब किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डूबी हुई वस्तु पर द्रव द्वारा ऊपर की ओर लगने वाले बल को ही क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। यानी कि इसको इस तरीके से समझिएगा, तब अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने क्या किया कि कोई एक बीकर ले लिया इस तरीके से, और इस बीकर में हमने क्या किया, पानी को भर लिया। ठीक है, और इस बीकर में हमने कोई एक वस्तु डाली। ठीक है, अब ये वस्तु यहाँ पर देखते हैं, अभी ये बाहर की तरफ है। ठीक है, बीकर में नहीं है, बाहर की तरफ है। तो इस वस्तु पर नीचे की तरफ कोई चीज़ खींच रही है, यानी कि पृथ्वी नीचे की तरफ खींच रही है। कौन सा बल लग रहा है वहाँ पर, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, कभी कभार आपने देखा भी होगा कि जैसे ही कोई बॉल ली, और बॉल हमने प्लास्टिक की बॉल ली और पानी में डाल दी, तो वो बॉल क्या होती है, ऊपर तैरती रहती है। क्यों तैरती रहती है? अगर उस बॉल को हम क्या करें, अच्छा यहाँ पर बॉल को ही ले लेते हैं, बॉल से ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने इधर एक बीकर ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास एक प्लास्टिक की बॉल है, जिसे बच्चे खेलते हैं ना, बच्चों के खेलने के लिए बॉल जो आती है प्लास्टिक की बॉल, वो है। ये बॉल अभी बाहर की तरफ है। तो इस बॉल में क्या होगा, इस बॉल को जब हम बाहर की तरफ रखेंगे और छोड़ दें, तो ये बॉल कहाँ होती है, नीचे आ जाती है ना। क्यों आ जाती है? क्योंकि पृथ्वी इस पर क्या बल लगा रही है, गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है। इस वजह से ये क्या हुई, नीचे आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस बॉल को ही उठा के कहाँ ले जाते हैं, इस बॉल को हमने उठा के रख दिया कहाँ, इस बीकर में डाल दिया। ये डाल दी बॉल, और ये बॉल क्या होगी, ऊपर की तरफ तैरती रहेगी। तैरती रहती है ना ये ऊपर की तरफ बॉल। क्यों तैरती रहती है, यहाँ पर क्यों नहीं नीचे जा रही? तो होता क्या है, ये जो द्रव भरा हुआ है ना इसके अंदर, ये द्रव क्या कर रहा है, इसको ऊपर की तरफ एक बल लगा रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ एक धक्का मार रहा है या बल लगा रहा है, जिसकी तरफ ये क्या है, ऊपर की तरफ ये तैर रही है। ये जो ऊपर की तरफ बल लग रहा है ना, यही बल जो है ये क्या कहलाता है, आपका उत्प्लावन बल कहलाता है। यानी कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डाला जाता है तो वो तैरती रहती है, यानी उस द्रव के कारण जो उस पर ऊपर की तरफ एक बल लग रहा है, वही द्रव बल कहलाता है उसका उत्प्लावन बल। ठीक है, एक बार फिर से बोल देते हैं डेफिनेशन कि क्या करते हैं, द्रव का बहगुण या द्रव का क्या कहते हैं, द्रव द्वारा लगाया जाने वाला, पदार्थ पर लगाया जाने वाला ऊपर की तरफ जो बल होगा वही बल कहलाता है उत्प्लावन बल। ठीक है, यानी कि जैसे ही हमने कोई वस्तु डाली द्रव में, तो जो द्रव होगा वो उस वस्तु पर ऊपर की तरफ, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ एक बल लगाएगा, और यही ऊपर की तरफ लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल कहलाता है। ठीक है, अब ये उत्प्लावन बल का मान कितना होता है या किसके बराबर होता है? तो जैसे ही हमने क्या, कभी कभार आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा भी होगा ये, कि हम क्या करते हैं कि एक कोई बर्तन लेते हैं और इस बर्तन में ऊपर तक हम पानी भर दें। ठीक है, इस बर्तन में ऊपर तक हम पानी भर दें, और जैसे ही हम इस बर्तन में कोई बॉक्स डालें या कुछ भी चीज़ डालते हैं, तो हम देखते हैं कुछ पानी बाहर की तरफ निकल जाता है। निकलता है या नहीं निकलता है? अब यहीं पर समझिए कि ये जो पानी बाहर निकल रहा है ना, जैसे हमने इधर एक कोई बॉक्स और लगा दिया, ये पानी हम यहाँ पर देखते हैं कि पानी कितना बाहर निकला हुआ है। तो हम देखेंगे कि जो जितना पानी निकला हुआ होगा, यानी कि जितना पानी विस्थापित हुआ होगा उस ये कहते हैं उस बॉक्स ने या उस वस्तु के डलने पर, जितना पानी बाहर निकला है, वो पानी का जो मान होगा या उसका भार होगा वो किसके बराबर होता है, जितना बल द्रव पदार्थ इस वस्तु पर लगाता है। और ये जो बल है, ये बल क्या है, आपका उत्प्लावन बल है। ठीक है, उत्प्लावन बल है। तो आप यहाँ से समझ गए हैं कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है, उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होता है। एक बार मैं फिर से अच्छे से समझा देती हूँ इसको, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि जैसे हमने क्या किया, इस बीकर में यहाँ तक हमने पानी भरा हुआ है, ये पूरा क्या है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक और बर्तन रख दिया, जिससे क्या है, ये पानी जब गिरे तो दूसरे बर्तन में ये आ जाए। अब हम क्या करते हैं कि एक बॉक्स या कुछ भी बर्तन या कोई भी वस्तु लेके आते हैं और इस पानी में डालते हैं। जैसे ही हमने वो वस्तु इस पानी में डाली, तो वस्तु क्या करती है कि कुछ द्रव को हटाती है,
उस वस्तु को स्थान चाहिए ना, तो कुछ द्रव हटाएगी। आप चाहें तो कर भी सकते हैं, एक बाल्टी को पूरा ऊपर तक भरिएगा, उसमें कोई मग या कुछ भी चीज़, आप चम्मच वगैरह भी डालेंगे तो कुछ पानी बाहर की तरफ निकलेगा। पानी बाहर निकलता है ना, वो जो जितना पानी बाहर निकला हुआ है वो पानी है क्या, उस पानी का जो आप भार नोट करेंगे वो भार किसके बराबर होता है, जो उत्प्लावन बल इस वस्तु पर लगाया गया होता है। ठीक है, ये आर्कमिडीज का सिद्धांत भी है कि वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल, ये जो बल है ना, ये बल किसके बराबर होगा, उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यानी कि उत्प्लावन बल बराबर क्या हो जाएगा, द्रव हटाए गए द्रव का भार, जितना द्रव उस वस्तु ने हटाया है उस द्रव के भार के बराबर हो जाएगा। हटाए द्रव का भार, समझ गए। यहाँ पर नोट पॉइंट मैंने लिख भी दिया है कि वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, और यही आपका क्या है, प्लवन का सिद्धांत भी है। ठीक है, प्लवन का सिद्धांत है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत तो आप समझ के अभी जो बताया था, इन्होंने ये बताया है कि अगर कोई वस्तु पर जो उत्प्लावन बल लग रहा है ना, वो उत्प्लावन बल किसके बराबर होगा, उस वस्तु के द्वारा, जैसे हमने वो वस्तु द्रव में डाली तो उस वस्तु ने जितना द्रव हटा दिया अपना स्थान लेने के लिए, उस द्रव के भार के बराबर ही उत्प्लावन बल उस वस्तु पर काम कर रहा होगा। अब आर्किमिडीज का नियम समझते हैं कि इनका सिद्धांत था क्या। तो जब इन्होंने बताया कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी आ जाती है, वो कुछ हल्की लगने लगती है। हमें ऐसा लगता है जब उसमें डुबोएं तो उसको हमें कुछ हल्की प्रतीत सी होती है। तो जो उसके भार में आभासी कमी आई है ना, ये कमी क्या है, भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ये आर्किमिडीज का नियम है। ये आपको कभी कभार पूछा भी जाता है कि जैसे हम कभी कुएं से बाल्टी बाहर निकालते हैं, ठीक है, जब कुएं में हम पानी भरने के लिए बाल्टी डालते हैं, तो जब बाल्टी को बाहर निकालते हैं तो जब तक बाल्टी पानी में रहती है, जैसे कुएं में पानी भरा हुआ है, यहाँ पर समझाती हूँ ऐसे, ये कुआं इतना गहरा है और इस कुएं में यहाँ तक पानी भरा हुआ है, हमने बाल्टी डाली, ठीक है, रस्सी से बाल्टी गई और इस बाल्टी में क्या है, पानी भर गया। जब तक ये बाल्टी इस पानी तक खिंच खिंच के आएगी तब तक क्या बहुत हल्की महसूस होती है ये, और जैसे ही इस पानी से बाहर आ जाएगी वैसे ये में भारी महसूस होने लगती। ऐसा क्यों होता है, ये रीज़न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही कि जैसे हमने कोई सुई डाली तो वो पानी में डूब जाती है, जहाज क्यों तैरता रहता है, ये सब क्या है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही काम करते हैं। ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग करते ही जहाज को एक ऐसी डिज़ाइन या शेप दी जाती कि उतना वो विस्थापित कर पाता है पानी को और आराम से वो तैर पाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्लवन के नियम पर। तो प्लवन का नियम क्या है, इसको समझते हैं। प्लवन का पहला नियम है कि संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव को विस्थापित करती है। ठीक है, वस्तु क्या करेगी, अगर उसको संतुलित अवस्था में कोई वस्तु आप तैरती हुई देख पा रहे हैं तो क्या करती है, वो अपने ही भार के बराबर द्रव को हटा देती, तब वो तैर पाती है। ठीक है, ये प्लवन का मतलब क्या है, तैरने का नियम। ठीक, जैसे हम अगर तैर पा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम पानी में तैरते हैं ना, तो अपने ही भार के बराबर हम द्रव को विस्थापित करते हुए जाते हैं, तभी हम क्या है, तैर पाते हैं। दूसरा नियम क्या है कि ठोस का गुरुत्व केंद्र और हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों ही क्या है, एक रेखा में या ऊर्ध्वाधर रेखा में होने चाहिए। दूसरा नियम कहता है जो भी वस्तु डाली गई है द्रव में, जो भी ठोस पदार्थ डाला गया है उसका गुरुत्व केंद्र और जो भी द्रव वहाँ से हटाया जाएगा उसका गुरुत्व केंद्र क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा में होनी चाहिए। ये प्लवन का नियम है। अब इसकी 3 शर्तें हैं, जब भी हम कोई वस्तु द्रव में डालेंगे तो वो वस्तु तैरेगी या उसमें नहीं तैरेगी, वो चीज़ समझते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा, जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी वस्तु हमने डाली, ये यहाँ पर बीकर है और यहाँ पर हमने कोई वस्तु ली, तो इस वस्तु पर क्या है, 2 बल काम करेंगे। जब हम इस वस्तु को डुबोएंगे द्रव में तो इस पर 2 बल काम करेंगे। एक तो इसका जो भार है वो भी तो बल डालेगा ना, नीचे की तरफ जो वेट है वो भी बल डालेगा, और दूसरा क्या है, ये उत्प्लावन बल तो द्रव लगाएगा ही लगाएगा ऑलरेडी। ये बात तो समझ में आ ही रही है, द्रव भी तो एक बल लगाएगा ना, उत्प्लावन बल। तो होगा क्या, हम यहाँ पर डिनोट करेंगे कि जो 2 बल कार्य कर रहे हैं उसमें वस्तु के द्वारा जो भार बल होगा, यानी कि उसको भार बल आप समझ लीजिए, जो वो बल लगाएगी उसको हम डिनोट कर रहे हैं W से, और जो उत्प्लावन बल लगेगा द्रव के द्वारा वो क्या लगेगा, W1। अब 3 कंडीशन होगी,
अब ये चीज़ ध्यान रखना कि जो वस्तु बल लगाएगी वो नीचे की तरफ लगेगा और जो उत्प्लावन बल है वो क्या है, ऊपर की तरफ लगता है। इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। हमने यहाँ पर एक इस तरीके से एक बीकर ले लिया। इस बीकर में हमने क्या किया, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। इस बीकर में यहाँ तक क्या है, पानी भरा हुआ है पूरे में। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसमें कोई बॉक्स वगैरह डालेंगे, ये रहा कोई बॉक्स, तो इसमें क्या है, एक बल नीचे की तरफ लगेगा, वो क्या है आपका भार बल। इस वस्तु का जो वेट होगा वो भी तो अपना बल डालेगी, वो हो गया भार बल। और एक बल नीचे से ऊपर की तरफ लगेगा, ये बल आपका क्या है, उत्प्लावन बल, ठीक है, उत्प्लावन बल। इस उत्प्लावन बल को हम डिनोट करेंगे W1 से और भार बल को डिनोट करेंगे W से। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, जब W का मान W1 से कम होगा, यानी कि उत्प्लावन बल ज़्यादा लग रहा है, सॉरी यहाँ पर W इज़ ग्रेटर देन W1 है, ध्यान नहीं रहा मुझे, तो एक बार इसको करेक्ट कर लीजिए। W इज़ ग्रेटर देन W1, तो जब W का मान यानी कि वस्तु का भार ज़्यादा है और उस पर उत्प्लावन बल कम लग पा रहा है, तो सीधी सी बात है, वस्तु क्या है, पूरी अंदर तक चली जाएगी, यानी कि वो पूरी द्रव के अंदर डूब जाएगी। समझ में आ गई बात, वस्तु द्रव में पूरी तरह डूब जाएगी। चित्र से भी अभी समझा दूंगी मैं। नेक्स्ट क्या है, जब W और W1 बराबर हैं, जब उत्प्लावन बल भी बराबर है और जो वस्तु अपना बल लगा रही है भार से वो भी बराबर है, तब क्या होगा कि जो वस्तु है वो द्रव में पूरी तरह डूबी हुई तैरेगी। यानी कि जैसे ये बीकर था, इस बीकर में यहाँ तक पानी था, तो वस्तु यहीं पर कुछ लटकी हुई तैरती हुई आपको दिखेगी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब W इज स्मॉलर देन W1, जब भार बल कम है और उत्प्लावन बल ज़्यादा हो गया, तो उसमें क्या होगा, वस्तु द्रव की सतह पर ही तैरती रहेगी, आधी डूबी और आधी बाहर निकली हुई, ठीक है। इसको आप यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे पहली कंडीशन आपको दिख रही है, क्या है, W इज़ स्मॉलर देन W1, यानी कि जो W इज़ ग्रेटर देन, स्मॉलर आ रहा है बार बार, W इज़ ग्रेटर देन W1, यानी कि उत्प्लावन बल यहाँ पर कम लग रहा है, नीचे से जो बल लग रहा है वो क्या है, कम है, और जो ऊपर से बल आ रहा है वो ज़्यादा है। ये पहली कंडीशन है। तो इस स्थिति में आप देख पा रहे हैं कि वस्तु क्या है, तली में बैठी हुई है, यानी कि पूरी तरीके से डूब गई। सेकेंड कंडीशन क्या है, पानी यहीं तक है, दिख रहा होगा आपको, पानी कहाँ तक है, यहीं तक है पानी। सेकेंड कंडीशन में क्या है, W इज इक्वल टू W1, यानी कि उत्प्लावन बल और भार बल दोनों बराबर हो गए, तो देख पा रहे हैं कि जो वस्तु है वो क्या है, तैर रही है, ठीक है, पर पूरी तरह डूबी हुई तैर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, W इज स्मॉलर देन W1, यहाँ पर क्या हो गया, उत्प्लावन बल का मान ज़्यादा हो गया, नीचे से जो बल लगाया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है, भार बल कम हो गया। तो इस स्थिति में क्या है कि वस्तु इस तरीके से तैरेगी, आधी पानी में आधी ऊपर। समझ में आ गई बात, यही क्या है, प्लवन की यानी कि शर्तें आप बोल सकते हैं या फिर नियम है कि ये जब मान बराबर होंगे, जो बल हैं बराबर हो जाएगा, तो बिल्कुल क्या है, तैरेगी, लेकिन डूबी हुई पानी के अंदर रहेगी और तैरती रहेगी। चलिए आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोग देख लेते हैं। तो पहला क्या है, जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिज़ाइन करने में ये क्यों तैरती रहेंगी, अगर इनका इस तरीके से इनकी डिज़ाइन ना बनाई जाए, तो ये क्या है, जैसे सुई है, आपने देखा है क्या, पानी में डूब जाती है, सेम इस तरीके से ये भी डूब जाएंगी, इसलिए इनकी डिज़ाइन तैयार करने में आर्किमिडीज का सिद्धांत का यूज़ किया जाता है। आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोमीटर में। हाइड्रोमीटर जो है वो एक वैज्ञानिक यंत्र है जो क्या करता है, द्रव के घनत्व का ज्ञात करता है। कोई भी लिक्विड पदार्थ होंगे ना, द्रव, उनके घनत्व को ये ज्ञात करेगा। नेक्स्ट क्या है, आपका लैक्टोमीटर यंत्र है। इसमें भी ये जो लैक्टोमीटर है ये भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही काम करता है। और ये लैक्टोमीटर होता क्या है, तो लैक्टोमीटर क्या है, दूध की शुद्धता ज्ञात करने में इस लैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। 4 पॉइंट हो गए। पनडुब्बियों और जहाज़ों को डिज़ाइन करने में, आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में। हाइड्रोमीटर में, हाइड्रोमीटर क्या है, द्रव का घनत्व ज्ञात करने वाला यंत्र है। ये हाइड्रोमीटर भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। फोर्थ क्या है, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। लैक्टोमीटर होता क्या है, तो दूध की शुद्धता मापने का एक यंत्र होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। तो आपेक्षिक घनत्व को तो आप समझ गए, क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, तो किसी भी पदार्थ के घनत्व, कोई भी पदार्थ है उसका घनत्व
तथा शुद्ध जल का 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व का अनुपात ही क्या कहलाता है? आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। सूत्र ये बन जाएगा आपका, आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। 4 डिग्री सेल्सियस पर ही जल का घनत्व क्यों लिया गया? तो ये चीज़ आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी कि हम सभी जानते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, इस चीज़ को भी नोट कर लेना आपने उसमें कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए। मैथ्स की भी क्लास होगी, परेशान मत होइए, मैथ्स की भी आज मैं क्लास आपकी लूँगी। तो वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।